अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम टू डिप्स वर्चुअल क्लास। सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास फर्स्ट ईयर। आई एम मिस सदफ। आज हम लोग अपनी फर्स्ट ईयर की बुक बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दूँ बायोलॉजी की बुक का फर्स्ट ईयर की। तो इसमें आप लोगों के 13 चैप्टर 8 हैं, ठीक है। उन 13 चैप्टर्स में से जो सबसे पहला चैप्टर है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी सेल के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को हम लोग इस चैप्टर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अपना ये वाला चैप्टर अब आज से इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जैसा कि आप लोग 9th क्लास से बायोलॉजी का पढ़ रहे हैं कि वर्ल्ड में जितनी साइंस के बारे में, जैसा बायो हमारे पास एज यू वेल नोन के बायो जो है वो साइंस की ब्रांच है। साइंस में हम लोग जितने भी मैटर्स हैं उन सब के बारे में पढ़ते हैं। मैटर्स, जैसा कि आपको पता है मैटर्स क्या होती हैं। कोई भी वर्ल्ड के ऊपर ऐसी चीज़ जिसका स्पेसिफिक वेट हो, जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो, ठीक है, उसे मैटर कहते हैं। अब मैटर 2 टाइप्स के होती हैं, लिविंग मैटर एंड नॉन लिविंग मैटर। जो नॉन लिविंग मैटर होती है उन्हें साइंस की ब्रांच केमिस्ट्री और फिज़िक्स में पढ़ते हैं उसके बारे में। जबकि जो लिविंग मैटर्स हैं, जो ज़िंदा चीज़ें हैं जिनमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो उन सब के बारे में हम लोग साइंस की ब्रांच बायोलॉजी में पढ़ते हैं। क्योंकि बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो बायोलॉजी में यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी कर रही होती हैं। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारी की सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग स्टडी बायोलॉजी में करते हैं। बायो में आप लोगों ने 9th क्लास में बायो को स्टार्ट किया था और आप लोगों ने 9th क्लास में बायो की डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था। उनमें से एक ब्रांच थी सेल बायोलॉजी, ठीक है, यानी सेल के बारे में पढ़ना। और सेल जो है वो किससे रिलेटेड है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिंदा चीज़ों से, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये भी हम लोग इस चैप्टर को बायो की कौन सी ब्रांच में ले आती हैं? सेल बायोलॉजी में। यानी हम लोग इसमें सेल के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसका अगर हम लोग इंट्रोडक्शन देखें, ठीक है, तो बायोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, ज़िंदा चीज़ें हैं, जो लाइफ है, वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली किससे मिलकर बनी होती है? सेल से। स्ट्रक्चरली और फंक्शनली वो मिलकर बनती हैं सेल से, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरली क्यों बोलती हैं, स्ट्रक्चरली यूनिट इसे क्यों बोलती हैं? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी छोटे छोटे ज़रे से मिलकर बनती है। और वो जो छोटा ज़रा होता है वो कौन सा होता है? सेल। सेल होगा या आपस में कंबाइन होंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चर बन सकेगा। इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसके अलावा इसे फंक्शनल यूनिट क्यों बोलती हैं? क्योंकि ये ही सेल, हर सेल जो है बॉडी का, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर बॉडी का किससे मिलकर बनता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का सेल से। अब वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं सारे सेल, वो सारे के सारे सेल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर इंडिविजुअली हर कोई अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये फंक्शनल यूनिट है। क्योंकि हर सेल जब अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के काबिल होते हैं। तो इसी वजह से हम बायोलॉजी में कहते हैं कि मेन कॉन्सेप्ट है जो साइंस के बायोलॉजी के अंदर, वो क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सा है? सेल, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी कह सकती हैं कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा आ जाता है? सेल। और ये स्मॉलेस्ट यूनिट की वजह से ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ में क्या है? जो रोज़मर्रा की सरगर्मियां हैं, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, चलना, अपना काम करना, अपना होमवर्क करना, पढ़ना लिखना, ये सब कुछ किस में आ जाता है? लाइफ एक्टिविटीज़ में। और ये सारी लाइफ एक्टिविटीज़ किसकी वजह से पॉसिबल होती हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट सेल की वजह से। क्योंकि सेल जब स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सही तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के काबिल होती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है कि जो सेल्स हैं, हम कह सकते हैं कि सेल्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का क्या मतलब है, यानी जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंट जो है, ईंटों की ज़रूरत होती है, ब्लॉक की ज़रूरत होती है, वो मिलकर एक दूसरे के साथ उस बिल्डिंग को बनाती हैं। इसी तरह सेल जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं, यानी सेल बिल्कुल ईंटों की तरह, बिल्कुल ब्लॉक की तरह एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को। ठीक है, यहां पे वर्ड यूज हुआ है कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये 2 टाइप्स के प्रेजेंट हैं। ठीक है, वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरे है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, 2 टाइप के, एक यूनिसेलुलर, दूसरे मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि का मतलब होता है 1, सेलुलर वर्ड जो है ये डिनोट करता है सेल्स को, यानी वो वाले ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल पे कंसिस्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे अमीबा, अमीबा सिर्फ एक ही सेल पे, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल पे कंसिस्ट करती है, इसी वजह से ये कौन सी कैटेगरी में आ जाती हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेकंड कैटेगरी वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब होता है मैनी और सेलुलर वर्ड का मतलब है सेल्स। वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी 2 या 2 से ज़्यादा सेल से, यानी बहुत सारे सेल, अब वो 2 या 2 से ज़्यादा सेल भी हो सकती हैं जिन्हें सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहती हैं, या वो 1000 मिलियंस में सेल हो सकती हैं जिनको काउंट भी नहीं कर सकते, वो कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो यहाँ पे ह्यूमंस और प्लांट्स वगैरह कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं, कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में। तो हमने यहाँ पे ये बताया जितने भी कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो ह्यूमंस हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, ये सारे जो हैं इनका भी जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो कौन सा है, सेल। पिक्चर में आपको सेल की डायग्राम बताई हुई है। ये एक हमारे पास बेसिकली सेल है, इसके अंदर सेल के अपने कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रही होती हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, ह्यूमन, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एग्जाम्पल है अमीबा की। इसके बाद हम लोग जाते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आपकी टेक्स्ट बुक में जो वर्ड यूज हुआ है वो कौन सा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली हमारे पास सेल के कंपोनेंट्स और उन कंपोनेंट्स की सेल के अंदर अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन वैसे भी वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं किसी तंजीम के लिए, यानी जब बहुत सारे अगर हम लोगों की बात करें, बहुत सारे लोग मिलकर कोई काम कर रहे होती हैं, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स सेल के अंदर जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये सेल के कंपोनेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, इसी वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो मोस्ट सिंपल डेफिनेशन इसकी यही है कि कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड अरेंजमेंट ऑफ दीज कंपोनेंट्स विद इन सेल, के सेल के कंपोनेंट्स और उन कंपोनेंट्स की सेल के अंदर अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और सेल के कंपोनेंट्स क्या हैं, सेल की ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रियोल, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, वेसिकल्स, गोल्जी बॉडीज, ये सारे क्या हैं, हमारे पास सेल की ऑर्गेनेलीज, सेल के कंपोनेंट्स हैं, और इनकी सेल के अंदर अरेंजमेंट को हम किस में स्टडी करते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो सेल भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल, दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब होता है बिफोर एंड कैरियोटिक वर्ड डिराइव्ड हुए कैरियन से। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, वो वाले सेल जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। ठीक है, जो सिंपल सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस से पहले, न्यूक्लियस बनने से, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होने से पहले जो सेल हैं,
ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो सेल हैं, जो न्यूक्लियस बनने से पहले के सेल थे, जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट था, उस टाइप के सेल को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स। ठीक है। जबकि जो दूसरे हमारे पास सेल हैं, दूसरी कैटेगरी, वो कौन से हैं, यूकैरियोट। यू का मतलब होता है ट्रू, जबकि यानी सही, और कैरियन का, कैरियोट वर्ड कैरियन से निकले, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी वो वाले सेल जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो उसे हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोट। ठीक है। जिसमें वेल डेवलप्ड, जो आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है, इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसी वजह से इन्हें क्या बोलती हैं, यूकैरियोट्स। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की मॉडर्न थ्योरी के मेन पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो मॉडर्न थ्योरी है, उसके जो मेन पॉइंट है वो कौन सी हैं, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जिंदा चीज़ें हैं, जिंदा इंसान हैं, जानवर हैं, प्लांट्स हैं, वटेवर जो भी हैं, ठीक है, जिनमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो कंपोस्ट हुए होती हैं, मिलकर बने हुए होती हैं एक या एक से ज़्यादा सेल से। एक सेल से मिलकर जो बने होती हैं, उन्हें हम ऐसे, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ भी लिया है, उन्हें क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये सारे ऑर्गेनिज्म कंपोस्ट बने हुए किससे हैं, सेल से। ठीक है। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट है कि जो न्यू सेल्स हैं वो अराइज होती हैं, यानी कि जो डॉटर सेल हैं, जो नए सेल बनते हैं, वो अपने से पीछे प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से मौजूद सेल हैं उनकी डिवीजन होती है और वो न्यू सेल्स बनाती हैं। ठीक है। बिल्कुल जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में माइटोसिस मियोसिस पढ़ा था, एक ही सेल डिवाइड होता है और वो पेरेंट सेल डिवाइड होकर न्यूक्लियस जो है वो डॉटर सेल्स बनाती हैं। तो जो पेरेंट सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल होती हैं, पहले से प्रेजेंट होती हैं, वही डिवाइड होकर न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि जो सेल्स हमारे पास, सेल्स में जो हेरिडिटी मटेरियल जैसा कि आप लोग 10th क्लास में इनहेरिटेंस के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हेरिडिटी मटेरियल वो वाला मटेरियल होता है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। जो पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन लेकर अपने बच्चों की बॉडी में आता है, बच्चों के सेल में आता है। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, हेरिडिटी मटेरियल। और सारे सेल के अंदर हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट होता है, जैसे कि अभी मैंने सेकंड पॉइंट पे बताया है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से ही प्रेजेंट सेल, पेरेंट सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल बनाती हैं। उस डिवीजन के दौरान ही पेरेंट सेल की बॉडी से कुछ मटेरियल ट्रांसफ़र होता है डॉटर की बॉडी में, जैसे डीएनए, क्रोमोसोम, जीन्स वगैरह। तो उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटी मटेरियल। ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की मॉडर्न थ्योरी का क्या है कि जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कौन से होते हैं, ये भी आप लोगों ने 9th क्लास के चैप्टर एंजाइम में पढ़ लिया है। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हम लोग फूड खाते हैं, लेते हैं, उस फूड की हमारी बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन होती है और उससे एनर्जी रिलीज होती है, जिस एनर्जी को यूज़ करके लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती हैं। तो ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस किस में हो रही होती हैं, सेल के अंदर, हर एक सेल के, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हैं, सेल से। हर सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, हर सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को यूज करते हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो ये थी हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की मॉडर्न थ्योरी के मेन पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, इंफॉर्मेशन है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्मॉलेस्ट सेल, पूरी अर्थ के ऊपर जो स्मॉलेस्ट सेल है, जो सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो एक ही सेल पे कंसिस्ट करते हैं और उसका साइज सबसे कम है, वो कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक्चुअली हमारे पास बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी में आती हैं। ये इंशाल्लाह हम लोग अपने इसी बुक में आगे प्रोकैरियोट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किसे कहती हैं। लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का कौन सा आ जाता है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, बेसिकली बैक्टीरिया। ठीक है। इसके अलावा लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड में कौन सा है, ऑस्ट्रिच एग,
शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, सेल, सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल देखें, ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, अपनी बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल देखें तो वो कौन सा है, स्पर्म, जो जर्म सेल से मेल रिप्रोडक्टिव सेल, वो कौन सा है हमारे पास, जर्म सेल। स्मॉलेस्ट सेल जो है ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा है, स्पर्म सेल, ठीक है। जबकि ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल कौन सा है, एग सेल, ठीक है। जो फीमेल जर्म सेल है वो एग, जिसे ओवम भी कहती हैं, वो ह्यूमन की बॉडी का लार्जेस्ट सेल है। आपकी बुक में ही टिडबिट दी हुई है, एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर सबसे पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो कौन सा था, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे क्या बोलते हैं, जिसका क्या नाम था, यूबैक्टीरियम आइसोलेटम। ये सबसे पहली लाइफ थी किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। और साइंटिस्ट ने तकरीबन इसकी टाइम बताया है कि ये आज से 35,000 मिलियन पहले जो है ये अर्थ के ऊपर प्रेजेंट था, और यही हमारे पास सबसे पहली लाइफ अर्थ के ऊपर ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है। और यूबैक्टीरियम आइसोलेटम हमारे पास एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट हमारी न्यू टॉपिक है आपकी बुक का इंट्रोडक्शन के बाद, टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाले चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी, कि सेल बायोलॉजी को समझने के लिए क्या यूज़ की जाती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है। इन टेक्निक्स के थ्रू ही हम लोग सेल को समझ सकती हैं, अंडरस्टैंड कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसको हम सेल के स्ट्रक्चर को भी समझने के लिए या पढ़ने के लिए यूज़ करती हैं, और सेल के फंक्शंस को भी स्टडी करने के लिए हम उन टेक्निक्स को यूज़ करती हैं, ठीक है। डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसमें माइक्रोस्कोपी आ जाती है, स्ट्रेनिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस, टिश्यू कल्चरिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जो हम लोग आपके इस चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो कौन सी है, माइक्रोस्कोपी। दो चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग दो चीज़ें पढ़ रहे हैं सेल के बारे में, एक सेल के स्ट्रक्चर को, दूसरा सेल के फंक्शन को। सेल के स्ट्रक्चर को हम लोग स्पेसिफिक सेल के स्ट्रक्चर को किसके थ्रू पढ़ी होती है, माइक्रोस्कोपी। एक्चुअली माइक्रोस्कोपी क्या है, इसकी मोस्ट सिंपल डेफिनेशन कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करते हैं, इसे क्या बोलती हैं, माइक्रोस्कोपी, ठीक है। माइक्रोस्कोपी की सिंपल डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द टेक्निकल फील्ड ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप्स टू स्टडी ऑब्जेक्ट्स, के माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए किसके बारे में पढ़ना, उन चीज़ों के बारे में पढ़ना विच इज़ नॉट सीन बाय नेक्ड आइज, जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आती, ठीक है। जो चीज़ें हमें आम आंख से नज़र नहीं आती उन्हें हम लोग ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोप की मदद से क्या करती हैं, जब स्टडी करती हैं, इसको हम क्या बोलती हैं, माइक्रोस्कोपी। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि माइक्रोस्कोपी में सिर्फ और सिर्फ हम लोग सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं, सेल के फंक्शन को हम लोग माइक्रोस्कोपी के थ्रू स्टडी नहीं कर सकती। सेल के फंक्शन को स्टडी करने के लिए हम लोग डिफरेंट अदर टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे स्टैनिंग आ जाती है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस आ जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह। लेकिन सेल के स्ट्रक्चर को हम लोग किसके थ्रू स्टडी कर रही होती हैं, माइक्रोस्कोपी के थ्रू। पिक्चर में आप लोगों को एक माइक्रोस्कोप दिखाई हुई है, इसे कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप बोलती हैं। कंपाउंड क्यों बोलती हैं इस माइक्रोस्कोप को, क्योंकि कंपाउंड हम लोग जब एक से ज़्यादा चीज़, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर काम करती हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कंपाउंड। यहाँ पे इस माइक्रोस्कोप को कंपाउंड का वर्ड क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें जो लेंसेज हैं, जो अदसे शीशे यूज़ किए गए हैं, वो कितने यूज़ किए गए, दो, ठीक है। और इन दो लेंस को यूज़ करने की बेस पे इसे क्या बोलती हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
और इसे कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं। लाइट का वर्ड क्यों यूज किया गया इस माइक्रोस्कोप के लिए? लाइट माइक्रोस्कोप इसे इस वजह से बोलती हैं कि ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम इस माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट नजर आने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? लाइट की, सनलाइट की ज़रूरत होती है। जब सनलाइट इसे मिलेगी तो ये हमें ऑब्जेक्ट्स को हम लोग इसमें क्लियरली विजिबल कर सकेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप में जैसे कभी मैंने बताया 2 लेंस यूज हो रही हैं, लेकिन कौन से टाइप के लेंस यूज हो रहे हैं? कन्वेक्स लेंसेज। कौन से यूज हो रही हैं? कन्वेक्स लेंसेज। एक कन्वेक्स लेंस को बोलती हैं आई पीस लेंस और दूसरे कन्वेक्स लेंस को बोलती हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। एक जो आई पीस लेंस है वो कौन सा है? ये जो आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, जिसे ऑक्यूलर लेंस भी बोल रही हैं। ये जो ऊपर फ्रंट पे लेंस है इसे हम बोलेंगे आई पीस या ऑक्यूलर लेंस। क्यों इसे आई पीस लेंस बोलती हैं? क्योंकि हम लोग जब इस माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो ये वाले लेंस हमारी आंख के करीब होती हैं। हम आई अपनी कौन से लेंस के करीब फोकस कर रही होती हैं? इन आई पीस लेंस के। ठीक है। सेकंड लेंस जो है वो कौन सा है? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा है? जो हमारे पास, आप लोगों ने 9th क्लास में माइक्रोस्कोप को अच्छी तरह से पढ़ लिया है कि हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट के करीब, जहाँ पे हम स्लाइड रखती हैं, यहाँ पे जो इसके करीब लेंस होती हैं उन्हें क्या बोलती हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस इसे नाम इसी वजह से दिया गया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के करीब होती हैं। ठीक है। और आईपीस को नाम इस वजह से दिया गया क्योंकि वो आई के करीब होती हैं। तो 2 लेंस यूज हो रही हैं जिसकी वजह से इसे कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप भी बोलती हैं। और ये दो लेंसेज हैं, ये कौन से हैं? कन्वेक्स लेंसेज। ठीक है। यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजीज हम लोग पढ़ेंगे। कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप भी बोलती हैं और ये दो लेंसेज हैं ये कौन से हैं? कन्वेक्स लेंसेज। ठीक है। यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजीज हम लोग पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। ठीक है। मैग्निफिकेशन पावर एंड रेजोल्यूशन पावर किसकी? माइक्रोस्कोप की। पहले हम देखते हैं कि मैग्निफिकेशन पावर कौन सी है। मैग्निफिकेशन पावर हमारे पास माइक्रोस्कोप की वो वाली एबिलिटी होती है जिसमें माइक्रोस्कोप हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को उसके साइज से बड़ा करके दिखाते हैं, यानी मैग्नीफाई करके दिखाता है। ठीक है। उसके स्मॉल साइज से जितना ज़्यादा से बड़ा करके दिखाएगा उस पावर को हम उस माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर बोलेंगे। ठीक है। जबकि रेजोल्यूशन पावर कौन सी होती है? उस माइक्रोस्कोप की वो वाली एबिलिटी, वो वाली पावर जिसमें वो माइक्रोस्कोप हमें 2 जुड़ी हुई चीज़ों को एक दूसरे से अलग करके, जितना अलग करके एक दूसरे से सेपरेट करके दिखाएगी, उसे हम लोग उस माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर कहती हैं। यानी 2 क्लोज चीज़ों को जितना ज़्यादा एक दूसरे से दूर करके दिखाएगी, जितना ज़्यादा एक दूसरे से सेपरेट करेगी 2 क्लोज ऑब्जेक्ट्स को, उसको हम उस माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर बोलेंगे। तो मैग्निफिकेशन पावर यानी कि माइक्रोस्कोप की वो वाली एबिलिटी जिसमें वो छोटी चीज़ों को कितना बड़ा करके दिखाती है, इसे हम क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन पावर। जबकि रेजोल्यूशन पावर इस माइक्रोस्कोप की ये एबिलिटी कि वो हमें 2 क्लोज चीज़ों को, 2 जुड़ी हुई चीज़ों को एक दूसरे से कितना सेपरेट करके, क्लियर करके दिखाती है, इसे हम क्या बोलेंगे? उस माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर। ठीक है। अब हमारे पास हम लोग सेल्स को पढ़ते हैं या सेल्स के कंपोनेंट्स को जब स्टडी करते हैं तो सेल्स की एग्जामिनेशन को, यानी उसको स्टडी करने के लिए हम उसके जो स्टडी करते हैं ये डिपेंड कर रहा होता है माइक्रोस्कोप के लेंसेज की मैग्निफिकेशन पावर पे। ठीक है। यानी 2 लेंसेज अभी मैंने आपको बताया, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, दूसरा ऑक्यूलर लेंस या आईपीस लेंस है। अब जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी अपनी मैग्निफिकेशन पावर होती है, यानी वो उसकी अपनी एबिलिटी है कि वो जो हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ कर रहे हैं ये उसका अपने तक है कि वो हमें किसी चीज़ को कितना बड़ा करके दिखाते हैं, यानी कितना गुना बड़ा करके दिखाते हैं, जबकि आईपीस लेंस की अपनी एबिलिटी है। अब अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस की एबिलिटी ये है कि वो किसी चीज़ को 10x का मतलब है कितना टाइम बड़ा करके, यानी कितने गुना बड़ा करके दिखाते हैं किसी चीज़ को। ठीक है। अगर हमारे पास किसी माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस की
जो मैग्निफिकेशन पावर 10x है, यानी वो उस ऑब्जेक्ट को, उस छोटी चीज़ को हमें 10 गुना बड़ा करके दिखाता है। और आई पीस लेंस की भी ये एबिलिटी है कि वो उसी किसी ऑब्जेक्ट को भी, उसकी पावर भी 10x है मैग्निफिकेशन पावर, वो भी हमें किसी चीज़ को 10x टाइम बड़ा करके दिखाता है। तो उस होल माइक्रोस्कोप में, क्योंकि ये दोनों लेंसेज एक ही माइक्रोस्कोप पे यूज़ हो रहे हैं, तो उस पूरी माइक्रोस्कोप की अब मैग्निफिकेशन पावर कितनी हो जाएगी? ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन पावर आई पीस लेंस के मैग्निफिकेशन पावर से हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम दोनों लेंसेज के नीचे रखते हैं। ठीक है, तो एक लेंस अपने मुताबिक उस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाएगा, दूसरा लेंस भी उसी ऑब्जेक्ट को अपने मुताबिक बड़ा करके दिखाएगा, अपनी मैग्निफिकेशन पावर के अकॉर्डिंग बड़ा करके दिखाएगा। तो हम लोग दोनों ऑब्जेक्ट से ऊपर किसी चीज़ को देखते हैं तो वो दोनों लेंस की जो मैग्निफिकेशन पावर है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होके हम लोगों को वो वाली चीज़ उन दोनों के मुताबिक बड़ी होके नज़र आएगी। यानी कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया है? ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे माइक्रोस्कोप की। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया है? ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे रख दिया। अब इस ऑब्जेक्टिव लेंस की अपनी मैग्निफिकेशन पावर है और इसी ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ ऊपर प्रेजेंट है क्या? आई पीस लेंस, जिसके ऊपर से हम लोग किसी चीज़ को देख रहे हैं। अब इस आई पीस लेंस भी, ऑब्जेक्टिव लेंस भी उस चीज़ को इतना बड़ा करके दिखाएगा और आई पीस लेंस अपने मुताबिक उस चीज़ को बड़ा करके दिखा रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस उसे 10 गुना बड़ा करके दिखा रहे हैं, 10 टाइम ग्रेटर दिखा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट्स को। आई पीस लेंस भी उसको 10 गुना बड़ा दिखा रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव लेंस का 10 गुना आई पीस लेंस के 10 गुना के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें बाहर से वो ऑब्जेक्ट कितने की नजर आएगी? 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाता है हमारे पास? 100x, यानी कि हमें वो चीज़ 100 टाइम बड़ी नज़र आएगी, वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो होल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर उसके दो लेंस की मैग्निफिकेशन पावर पे डिपेंड करती है। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन पावर 40x होगी और आई पीस की 10x होगी तो वो चीज़ हमें कितने टाइम? 40 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितने टाइम बड़ी नज़र आएगी? 400 टाइम। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन पावर 100 टाइम हमें ज़्यादा यानी 100x हो और आई पीस लेंस की 10x हो तो टोटल मैग्निफिकेशन पावर उस पूरे माइक्रोस्कोप की कितनी हो जाएगी? 1000x, यानी 110 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और हमें ऑब्जेक्ट वो 1000 टाइम बड़ा नज़र आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं किसी भी सेल और सेल के कंपोनेंट्स को स्टडी करने के लिए यानी हम उसे कितना अच्छा स्टडी कर सकते हैं ये उस माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर पे डिपेंड करता है। और माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर फर्दर उसके लेंसेज की मैग्निफिकेशन पावर पे डिपेंड करते हैं। क्लियर हो गया? बायोलॉजिस्ट डिफरेंट टाइप की माइक्रोस्कोप होती हैं, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन बायोलॉजिस्ट स्टार्ट में जो सबसे ज़्यादा टूल यूज़ करते थे, जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं टूल यूज़ करते थे, वो कौन सा था? कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था, बहुत सारी चीज़ें इस पर डिस्कवर हुई हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस पर डिस्कवर हुए हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन इसमें एक इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? ठीक है, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? क्योंकि मैंने बताया है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप को में ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, उसकी ऑब्जर्वेशन करने के लिए मेन सोर्स किसकी ज़रूरत होती है? लाइट की। ठीक है, सनलाइट की। अब यहाँ पे ये है, अगर सनलाइट प्रेजेंट होगी, सन की एनर्जी मिलेगी तो हम लोग उस माइक्रोस्कोप में किसी चीज़ को देख सकेंगे। और अगर सनलाइट ना हुई तो हम लोग कभी भी इस माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जामिन या स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन पावर अगर लाइट माइक्रोस्कोप की देखी जाए, यानी वो कितने गुना हमें किसी चीज़ को बड़ा करके दिखा सकती है, तो ये 40x से 1000x टाइम
किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाती हैं, यानी डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर की लाइट कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप होती हैं। किसी की एबिलिटी 40x होती है, किसी की 500x होती है, किसी की 700x होती है और किसी की 1000x होती है। लेकिन 1000x से ज़्यादा पावर मैग्निफिकेशन पावर लाइट कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप की नहीं होती। सेकंड रेजोल्यूशन पावर देखें लाइट माइक्रोस्कोप की, इस कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप की, तो वो 250 नैनोमीटर है। यानी ये हमें दो क्लोज चीज़ों को हमें कौन सी दो क्लोज चीज़ों को एक दूसरे से सेपरेट दिखा सकती है जिनका साइज़ जो एक दूसरे से 250 नैनोमीटर क्लोज हो। ठीक है, तो और ये हमारी ह्यूमन नेक टाई, यानी हम आम आँख से सिर्फ हम आम आँख से सबसे छोटी चीज़ जो है उनके दरमियान अगर स्पेस 0.1 मिलीमीटर होगी तो उन्हीं दो चीज़ों को देख सकती हैं। इसके अलावा हम लोग इससे छोटी 0.1 मिलीमीटर से लेस देन जो क्लोज ऑब्जेक्ट हैं उनको हम आम आँख से विजिबल नहीं कर सकती। फिर हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं जो हमें उन ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से सेपरेट करके स्टडी करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप को देखें तो माइक्रोस्कोप की 2 मेजर कैटेगरी हैं। एक माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप्स होती है, दूसरी कैटेगरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है। लाइट माइक्रोस्कोप जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ भी लिया है, वो वाली माइक्रोस्कोप जिसमें ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ की जाती है वो कौन सी यूज़ की जाती है, लाइट, और इसमें हमारे पास कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप आ जाती है। ठीक है, सेकेंड मेजर और रिसेंट जो एडवांसमेंट आई है माइक्रोस्कोप में वो कौन सी हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, वो वाली माइक्रोस्कोप जिसमें ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए लाइट के बजाय कौन सा सोर्स यूज़ करें, किसकी एनर्जी यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये एडवांसमेंट आप कह सकते हो टूल हैं किसमें, बायोलॉजी में, जिसे हम सेल बायोलॉजी में सेल को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी 2 टाइप्स की हैं। एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TEM, T फॉर ट्रांसमिशन, E फॉर इलेक्ट्रॉन एंड M फॉर माइक्रोस्कोप, और सेकंड जो है वो SEM है, यानी S फॉर स्कैनिंग, E फॉर इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग, E फॉर इलेक्ट्रॉन, M फॉर माइक्रोस्कोप। तो ये दोनों को हम आगे पढ़ते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखें, आपको डायग्राम में नज़र आ रही है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो वाली माइक्रोस्कोप्स होती हैं जिसमें किसे यूज़ कर रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स की वेव की डिफरेंट पार्टिकल्स को यूज़ करके हम लोग ये वाली माइक्रोस्कोप क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स में से इलेक्ट्रॉन्स को पास करती है, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस ऑब्जेक्ट्स में से पास होके, उस ऑब्जेक्ट्स में से गुज़र कर उस ऑब्जेक्ट की पिक्चर किस पे बना देती हैं, कंप्यूटर के ऊपर, और हम लोग उस कंप्यूटर से उस ऑब्जेक्ट्स को क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा मैं बताती हूँ। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट के बजाय ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए कौन सा सोर्स यूज़ करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस माइक्रोस्कोप में क्या करती हैं, ऑब्जेक्ट्स को माइक्रोस्कोप पे रखती हैं ये माइक्रोस्कोप में से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस ऑब्जेक्ट्स में से पास गुज़रती हैं और उस ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर को, तस्वीर को कहाँ पे बना देती हैं, कंप्यूटर पे, वो वाला कंप्यूटर जो इस माइक्रोस्कोप के साथ अटैच होता है। ठीक है, उसे डेफिनेशन में पढ़ लेती हूँ। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ माइक्रोस्कोपिक टेक्निक in which beam of electron is transmitted or passes through a specimens to form an image। ठीक है, क्या बनाती हैं, एक इमेज बनाने के लिए उसे यूज़ करती हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2 टाइप्स की हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जब ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन पास होती हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर एनाटॉमी को, अंदर उसका जितना भी स्ट्रक्चर है उसकी पिक्चर को कंप्यूटर के ऊपर शो कर देते हैं। यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए इसे यूज़ करते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर
ठीक है, कितनी है 1 मिलियन एक्स, यानी ये हमें किसी भी चीज़ को 1 मिलियन टाइम बड़ा करके दिखाती हैं। और ये हम कह सकते हैं ये जो 10 मिलियन एक्स जो मैग्निफिकेशन पावर है ये होल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दोनों कैटेगरी आ जाती हैं, ट्रांसमिशन भी और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी। तो ये दोनों की ये एबिलिटी है, वो किसी भी चीज़ को हमें 1 मिलियन टाइम बड़ा करके दिखाती हैं, ठीक है। और रेजोल्यूशन पावर इनकी कितनी है 0.2 नैनोमीटर, कि ये हमें जो 0.2 नैनोमीटर पे जो ऑब्जेक्ट क्लोज है एक दूसरे से उनको भी सेपरेट करके दिखा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ही टाइप है, तो इसमें से भी जो सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए, तो वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये माइक्रोस्कोप, इसके साथ भी कंप्यूटर अटैच है होता है, ठीक है, इसकी इमेज भी कंप्यूटर के ऊपर शो होती है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑब्जेक्ट की, जिस ऑब्जेक्ट को हम स्टडी कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट की सरफेस के साथ टकरा कर उस सरफेस की इमेज कहाँ पे बना देती हैं, कंप्यूटर के ऊपर। दोबारा मैं बताती हूँ, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे मैंने ये बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर से होके गुजरते हैं। अंदर से पास करने का फ़ायदा ये है कि वो अंदर पास होकर जितने भी उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है उस इंटरनल स्ट्रक्चर की इमेज कहाँ पे बना देती हैं, कंप्यूटर के ऊपर। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के एनाटॉमी को यानी अंदर स्ट्रक्चर को स्टडी करती हैं, जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, ऑब्जेक्ट की सरफेस के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं और उसकी इमेज को, उसकी सरफेस की इमेज को कंप्यूटर के ऊपर शो कर देती हैं। तो ये सिंपल मैं बताती हूँ कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट की मार्फोलॉजी को स्टडी करने में हेल्प करते हैं, उसके बाहर स्ट्रक्चर को, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ने में हेल्प करता है और 3 डायमेंशनल इमेज को कंप्यूटर के ऊपर शो कर देता है, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारे पास आज का सारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैंने आपको आज आप लोगों का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, जो कि कौन सा है हमारे पास, फर्स्ट चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसे हम लोग बायो की ब्रांच सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। पहले मैंने आप लोगों को सेल के बारे में बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, इसके अलावा बिल्डिंग ब्लॉक स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है, सेल। इसके अलावा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की आप लोगों को न्यू थ्योरी के बारे में बताया, जिसके मेन पॉइंट कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने हैं। सारे सेल जो हैं, जो डॉटर सेल हैं, वो अपने पेरेंट सेल से ही, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवाइड होती हैं और उनमें हेरिडिटी मटेरियल अपने पेरेंट्स से ही ट्रांसफ़र होते हैं और सारे सेल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को परफॉर्म कर रही होती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने आज सेकंड जो टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ा है वो कौन सा है, माइक्रोस्कोपी। जो मेजर पढ़ा है वो टेक्निक्स पढ़ी हैं सेल बायोलॉजी में, यानी सेल को और इसके कंपोनेंट्स को, उसके स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को स्टडी करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं जो कि डिफरेंट थी, जिसमें से हमने सबसे पहली पढ़ी है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में मैंने आपको ये बताया है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप की मदद से पढ़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपी। अब जो माइक्रोस्कोपी में डिफरेंट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़े हैं, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में, इस तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़े। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2 टाइप्स की थी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये था आज हमारा लेक्चर। आपका होम टास्क क्या है बच्चों कि यही सारा लेक्चर आप लोगों ने अपनी बुक के फर्स्ट पेज में से रिवाइज़ करना है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।